चक्रों की बात करते हैं तो हम हमेशा नीचे से शुरू करते हैं, रूट चक्रा से, क्योंकि हमारा बेस रूट चक्रा होता है। सारे चक्र तब स्ट्रॉन्ग रहते हैं जब हमारा रूट चक्रा सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग रहता है, हील्ड होता है। जब अगर रूट चक्रा अनहेल्दी है, अनहील्ड है, तो समझो तब हम सारे चक्र पे काम कर ही नहीं पाएंगे। हम अगर सोचें कि पहले अपना क्राउन चक्रा ठीक कर ले, थर्ड आई चक्रा ठीक कर ले, फिर रूट चक्रा ठीक हो जाएगा, नहीं, पहले रूट चक्रा ठीक करने की ज़रूरत होती है। हमारा मेन बेस और आधार वही होता है। तो अब रूट चक्रा के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ कि हमारा इसकी पोजीशन मैं बताती हूँ। रूट चक्रा की इसकी पोजीशन होती है हमारे हिप्स, हमारे एनस, हिप्स में जो एनस होती है, एनस और योनि द्वार के बीचों बीच इसकी स्थिति होती है। हम जब किसी भी इमेज में देखेंगे रूट चक्रा की पोजीशन, तो वो हमें बैकबोन से हमेशा दिखाएगा। हमें उसकी इमेज हमेशा बैकबोन से इमेजिन करनी होती है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हमारा मुंह आगे की तरफ है और हमारा बेली आगे की तरफ होती है, हमारी बेली, तो हम इमेजिनेशन अपनी बेली की तरफ करते हैं, नीचे की तरफ। जो हमारा वेजाइनल एरिया होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में थोड़ा सा ऊपर हमारा रूट चक्रा होता है। रूट चक्रा का कलर रेड होता है। इसका कलर रेड होता है। इसकी शेप होती है बिल्कुल गोल और लोटस फ्लावर की पंखुड़ियों के समान इसकी लीव्स बनी होती हैं और बीच में एक उल्टा ट्रायंगल बना होता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं कह सकते। जस्ट लाइक हम सारे चक्रास की शेप को श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र से हम इसको तोलते हैं, इसकी तुलना करते हैं। जो सुदर्शन चक्र होता है विष्णु भगवान का, कहेंगे ना, श्री कृष्ण जी भी हैं वही विष्णु भगवान जी के अवतार। तो विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र जो होता है, हम सभी चक्रों की जो कंपैरिजन है उन विष्णु चक्र से ही करते होते हैं, तभी इनका नाम चक्रास पड़ा हुआ है। इनकी हर एक की शेप गोल होएगी, और क्योंकि हम रूट चक्रा की बात कर रहे हैं, ये गोल होता है, चारों तरफ लोटस पंखुड़ियों की तरह पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, बीच में ट्रायंगल की तरह बना होता है, और इसके बीच में ऐसा माना जाता है कि हम लक्ष्मी यंत्र को वास करते हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी देवी देवता का हम इसमें वास है, क्योंकि हमारी ये एनर्जी सेंटर है। आप तो जहाँ वास करवाना चाहोगे देवी देवता वहीं वास करेंगे। मोस्टली हार्ट चक्रा में हमारे देवी देवता वास करते हैं, ठीक है। इनका कलर रेड होता है रूट चक्रा का, और हमेशा क्लॉकवाइज चक्रा घूम रहा होता है। जब इसको हम मानते हैं कि ये हील्ड है और सही वर्क कर रहा है, एक्टिवेट है, तो आपको इमेजिनेशन जब भी करोगे रूट चक्रा की तो क्लॉकवाइज घूमते हुए होगी आपकी। और जब अनहेल्दी होता है, अनहील्ड होता है, या तो वो चक्रा रुका हुआ होता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, तो वो हमारे अनहेल्दी होने की साइन होती हैं। हमें ये कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेट करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा। हमें कई बार मेडिटेशन के टाइम इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं बनेगी उसकी, ऐसा भी होगा। अगर हमारा रूट चक्रा अनहेल्दी होगा, अनहील्ड होगा, हमें प्रॉपर उसका कलर नहीं इमेजिन हो रहा होगा, हमें उसकी लोकेशन नहीं दिख रही होगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा नाभि टलना भी कहा जाता है। नाभि टलना, नाभि गिरना, धरण गिरना, हम ये बोलते हैं ना। धरण गिरना में क्या होता है, नाभि कोई दिखती थोड़ा ना है, धरण कोई दिखती नहीं है, फील होती है सिर्फ। हमारा जो एनर्जी सेंटर बन रहा है, जहाँ पे हमारी ये नसें, नर्व्स वगैरह इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, वो एक पॉइंट ही नाभि को माना जाता है ना। ऐसे ही हमारे चक्रास के पॉइंट्स माने जाते हैं, ठीक है। अब इसका मंत्र होता है लम, इसका एलिमेंट होता है अर्थ, भूमि तत्व से जुड़ा हुआ मानते हैं हम रूट चक्रा को। ये सारा रिकॉर्डिंग में आ रहा है, आराम से रिकॉर्डिंग सुन के फिर लिख लेना इसको, और अभी साथ साथ लिखना हो तो मैं थोड़ा और धीरे बोल सकती हूँ। तो इसका हम एलिमेंट अर्थ से मानते हैं, भूमि तत्व से मानते हैं। भूमि तत्व से क्यों मानेंगे? क्योंकि हम रूट चक्रा को, इसको लॉजिकली समझें। भूमि तत्व मतलब लॉजिकली कैसे कि रूट चक्रा हमारे सारे चक्रों का बेस है।
और हमारी पूरी बॉडी के उस लोकेशन पे स्थित है जहाँ पूरी बॉडी को आधार मिल रहा है। हमारा जो मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो पूरी बॉडी को आधार दे रही है ना। पूरे हमारे शरीर को आधार कौन दे रही है? मेरुदंड दे रहा है। और मेरुदंड के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे ये रूट चक्र स्थापित होता है। तो यानी कि इस पे सारे बॉडी टिकी है एक तरह से। अब एक चीज़ और समझो कि आध्यात्मिकता जब हम पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, तो जो चीज़ हम आध्यात्मिक रूप से मानेंगे ना, वही बाहरी रूप से भी होगा। अब क्योंकि रूट चक्र को हम कह रहे हैं कि ये सभी चक्रों का आधार होता है, बेस होता है, तो और ग्राउंडिंग होता है। ये हम इसे ग्राउंडिंग से कंपेयर करते हैं कि भी ग्राउंडिंग इसका एलिमेंट मानते हैं अर्थ को। अब ग्राउंडिंग हो गया, बेस हो गया, हम ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब ये इंटरनल बातें कर रहे हैं ना, इसको एक्सटर्नल से अब सोचो कि एक्सटर्नल में हमें बेसिक क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। एक्सटर्नल में एक इंसान कब सरवाइव कर सकता है? जब 3 बेसिक नीड्स तो पूरी हो ना, रहने की छत हो, कपड़ा हो, रोटी हो। मकान मतलब कि जो बेचारों के पास मकान नहीं है, एटलीस्ट फुटपाथ पे ही सोते हैं, कुछ तो शेल्टर चाहिए ना उन्हें। तो इंसान के एक्सटर्नल नीड्स भी वही शो कर रही हैं कि उनका बेसिक यही है। तो रूट चक्र से अब जोड़ें तो जिसका रूट चक्र अनहेल्दी है, इट मीन्स उसे रोटी कपड़े मकान के भी लाले पड़ रहे हैं कमाने में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये समझ आ गया तुम्हें। रोटी कपड़ा मकान इन द सेंस कि वो इतना पुअर है, पॉवर्टी लाइन से भी बिलो हो रहा है कि उस बेचारे को अपनी रोज़ की रोटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मजदूर लोग हैं जो, वो बेचारे रोज़ कमाते हैं और रोज़ रात का खाना खरीद के खाते हैं, आटा खरीदते हैं, इतनी सी हल्दी, इतना सा नमक, इतनी सी मिर्च खरीद के खाना बनाते हैं। कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ पे घर बन रहा होता है वहीं अपना घर चूल्हा जला के खाना खा लेते हैं। इट मीन्स उन बेचारों का रूट चक्र बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। फियर की एनर्जी रहेगी। जहाँ बेसिक कमज़ोर होगा वहाँ क्या होगा? डर होगा, भय होगा। और ऐसे ही एक्सटर्नल में लेते चलो कि अब जिस बेचारे के पास मकान ही नहीं है, कल की रोटी का पता ही नहीं है, तो वो खुश कैसे रह पा रहा होगा ना? वो तो एक अनजाने डर में भी होगा, है ना? ऐसे ही हम दोनों एक्सटर्नल इंटरनल कंपेयर करते चले रूट चक्र को। मेरा रूट चक्र अगर वीक है, सबसे पहले तो साइंस के माध्यम से सोचें, अगर मेरा रूट चक्र वीक है तो मेरे उससे जुड़े हुए ऑर्गन कौन से हो सकते हैं रूट चक्र से? वेजाइनल एरिया हो सकता है, यूट्रस भी हो सकता है, यूरेटर भी हो सकता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है, ओवरीज, हाँ, है ना? ये सब हमारे ऑर्गन उससे जुड़े हुए हैं रूट चक्र से। नीचे के ऑर्गन, क्योंकि जो चीज़ जहाँ स्थित है वहाँ एनर्जी ही नहीं दे पा रहा ना वो। रूट चक्र क्या करता है? एनर्जी सेंटर है। प्रीति समझ आ रहा है? रूट चक्र क्या करता है? एनर्जी देता है, हमारी एनर्जी पैदा करता है। अच्छा, इसको मैं फिर एक और सीधे तरीके से समझाती हूँ। हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में 72,000 नसें नाड़ियाँ हैं, उनका जाल बिछा हुआ है। वो नसें नाड़ियाँ जहाँ जहाँ कटती हैं ना, जहाँ जहाँ आपस में ऐसे 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 कटती हैं, जो मेन हमारे बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के आसपास मतलब उसी लोकेशन पे जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वो वाले पॉइंट्स पे हमारी एनर्जीज बनती हैं। वो ही इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा है, जहाँ आपस में कई नसें नाड़ियाँ मिलके एक केंद्र बना देती हैं, सेंटर पॉइंट बना देती हैं, वहाँ चक्र होता है। चक्र की लोकेशन ऐसे समझेंगे, जैसे बिजली की 2 तारों को जब हम आपस में टच करेंगे तो वहाँ एनर्जी कड़ाकेदार उत्पन्न होगी, शॉक, एकदम से शॉक हो जाएगा। जो एकदम से स्पार्किंग होगी, शॉक होगा, कैसे हुआ? क्योंकि 2 ऊर्जाएं अलग अलग मिली हैं वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ जब नसें नाड़ियाँ आपस में मिल रही हैं, काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, जो मेन फोकस पॉइंट बन गया, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें गुजर रही हैं। जैसे हम अपनी गली में जाते हैं जहाँ 4 रास्ते मिल रहे होते हैं, उसे उस पॉइंट को कह देते हैं चौराहा। और चौराहे पे हम क्या करते हैं? किसी की नज़र उतारनी हो वो काम करते हैं, कोई शुभ काम करना हो तो चौराहे पे खड़ा होके कर लेते हैं, कोई गंदा काम मतलब
भगवान ना करे किसी की डेथ से रिलेटेड कोई सेरेमनी करनी है तो भी चौराहा पकड़ते हैं। तो हम कितना पावरफुल मानते हैं उस चौराहे को, है ना। यही इसीलिए करते हैं ना वो अच्छे काम भी और ऐसे काम भी, क्योंकि उसे पावरफुल मान रहे हैं उस चौराहे को। ऐसे ही हमारी बॉडी, जो चीज़ बाहर है ना, स्पिरिचुअलिटी क्या समझाएगी, हमेशा हमेशा जो चीज़ बाहर है वो आपके अंदर है। श्री कृष्ण जी जब छोटे थे ना, तो उनकी मदर ने कहा तूने मिट्टी खाई है, दिखा मुंह दिखा। मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा उन्हें। ये एक प्रतीक था ये शो करने का कि माँ मेरे अंदर भी वही सेम अंतरिक्ष, वही प्लैनेट्स, वही ब्रह्मांड है जो तू बाहर खोज रही है। भगवान ने दिखा दिया था ये। तो ऐसे ही जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, आपने नोट किया होगा, आपको गैलेक्सीज दिखती हैं। जब बहुत ज़्यादा डीप में हम जाते हैं, गैलेक्सीज दिखती हैं, चांद सितारे दिखते हैं, आकाश दिखता है, सूर्य चंद्रमा दिखता है। आपको अंदर भी फील होते हैं ना ये चीज़ें, और वही 7 कलर्स फील होते हैं जो सनलाइट में हैं बाहर। जो बाहर वायु, जल, अग्नि, हमने पढ़ा है ना 5 तत्वों के बारे में, सेम अंदर 5 तत्व विराजमान हैं आपके। अग्नि क्या कर रही है, आपकी पाचन शक्ति को तेज कर रही है। अग्नि, वही अग्नि जो बाहर जल रही है, वही बाहर वाली अग्नि से हम भोजन पकाते हैं, अंदर वाली अग्नि से भोजन पचाते हैं। कभी ये मैजिक सोची है कभी तुमने? कभी भी नहीं सोची ये मैजिक। आम इंसान को समझ नहीं आएंगी ये बातें। जब गहराई से सोचो तो यूनिवर्स ने कितना बड़ा हमारे लिए अंबार कर रखा है। बाहर जल है, हमारी पूरी धरती को आप वो करो, मापो तो 70% जल है। हम ज्योग्राफिकल भी पढ़ते हैं, ऐसी बॉडी में भी 70% जल है। जो चीज हमारे बाहर है वही हमारे अंदर है कि नहीं है? हर पूर्णिमा एकादशी पे ज्वार भाटा आता है समुद्र में। अमावस वाले दिन भी ज्वार भाटा आता है। क्या ज्वार भाटा होता है पता होगा ना, कि समुद्र की लहरें बहुत तेज तेज उछलती हैं, बहुत तेज तेज उछलती हैं, और उछल के मतलब डिसबैलेंस कर रही होती हैं पूरी प्रकृति को। उस दिन, पूर्णिमा वाले दिन, अमावस वाले दिन हमारे अंदर भी सेम वही फंक्शन चल रहा होता है। तभी तो लोग व्रत रखने को कहा जाता है। हमारे जो पूर्वजों ने कहा था, हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा था व्रत रखो उस दिन। इसीलिए कहा गया था कि वो जल हमारे अंदर भी उछल रहा होता है, डिसबैलेंस कर रहा होता है हमारी एनर्जीज को। जो लोग इसीलिए पूर्णमासी का व्रत रखते हैं कि पूर्णमासी के दिन हमारा जो जल तत्व होता है ना, बहुत ज्यादा इरेगुलर और इम्बैलेंस रहता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बोलते हैं उस दिन व्रत रख लो। एग्जैक्टली क्योंकि जितना कम खाओगे उतना, क्योंकि जब पानी बढ़ जाएगा, उछाल मारेगा, तो आपकी डाइजेशन पावर वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी। तो इसलिए जब अग्नि तत्व ही काम नहीं करेगा तो तुम डाइजेस्ट कैसे करोगे, फिर तुम बीमार हो जाओगे। तो इसलिए पुराने लोगों ने बोला व्रत रख लो। ये साइंस थी, उनके डिसीजंस के पीछे साइंस थी। बहुत बड़े बड़े विज्ञान छिपे हैं, गहरे रहस्य हैं ये। तो रूट चक्रा भी सेम वैसे ही है कि जैसे हमारी जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है हमारी नर्व्स, वहाँ पे हमारा चक्रा बन जाता है, वो एनर्जी फैला रहा होता है। वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए सेल्फ हीलिंग पावर्स जागृत करती है। अभी तक, इससे पहले जब आप चक्रों के बारे में मैं कभी बात करती होंगी, आप भी करते होंगे, तो आपको लगता तो होगा कि ऐसा क्या ही फ़ायदा हो जाना है इनसे, इनको पढ़ के, है ना। क्या ही करते होंगे हमारी बॉडी में, क्या ही हम, अच्छा हम किसी को तीसरे बंदे को बुलाएं, बताएं कि पता है चक्र अनहेल्दी होने से ना आप बीमारियों को ट्रैक करते हो, आप बीमार होते हो इसलिए क्योंकि आपका चक्र अनहील्ड है। वो हंसेगा। जिसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है उसको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कभी होता है कि चक्र डिसबैलेंस होने से क्या मैं बीमार रहूँगा, क्या मेरी रोटी कपड़ा बनाने में दिक्कत आएगी है। अभी तो फिर भी लोग बहुत अवेयर हो गए। हाँ। लेकिन हाँ, जो पुराने लोग हैं ना, उनको नहीं आप कन्विंस कर सकते हो। बोले अरे सब प्रभु की माया है, ये बेकार के चोंचले हैं, ये तुम गलत पड़ गई हो चक्करों में, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है, अपने कर्म ठीक रखो बस। हम ठीक है, वो भी सही बोल रहे हैं, सही कह रहे हो। लेकिन मैंने उनको यही उदाहरण दिया कि पता है क्या, जब आप उत्तराखंड में थे ना,
तब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक सफेद काले धारी वाला घोड़ा भी हो सकता है, कभी सोचा आपने? नहीं सोच सकते ना आप। लेकिन जेब्रा होता है ना दुनिया में। हाँ। तो आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। आपका ज्ञान इतना छोटा है कि आपको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज है। तो फिर बिल्कुल। उन आंटी का मुंह बन गया, फिर वो चली गई वहां से। तो बोला आप अपने घर में खुश रहो, तर्क वितर्क करना है तो दिमाग चलाओ, वरना मुंह मत खोलो मेरे क्योंकि ये सामने। ना बहुत गहराई में पहले से ही एक बेस बनाना पड़ता है, फिर उनको समझ आ पाएगी। ऐसे समझ किसी को हर एक को आ भी नहीं पाती। तभी तो कहा जाता है कि अगर इसमें घुसो तो और गहराई मिलती है। उससे आज से पहले हमें कौन सा पता था ये चीज़ें? जब हमने भी समझनी शुरू की, फिर हमें समझ आई, ओ नो, हम सच में चक्रा हील होएगा तो हमारा काफ़ी कुछ हील हो जाएगा। हमारे विचार भी हील हो जाएंगे, हमारा हम खुश रहने शुरू हो जाएंगे, हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी अगर हम चक्रास को हील करना शुरू कर देते हैं तो ये लॉजिक तो है, मैजिक है ये, इनको मैं मैजिक कहूँगी। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने ऐसे नहीं ग्रंथ लिख दिए थे, ऐसे उन्होंने भी कुछ रहस्य देखे थे। अभी तो रहस्य बहुत है, हमें तो ये समझो 1/10 नॉलेज है। हमें तो नॉलेज ही इतनी गहरी है ही नहीं अभी तो, जितनी इनके अंबार बने हुए हैं। तो अब ये अच्छा, हाँ, फिर आगे और सुनाती हूँ मूलाधार चक्र के। इसको मूलाधार चक्र हिंदी में बोलते हैं। कलर लाल होता है, मंत्र लम होता है इसका, लम, ठीक है। और अब इसकी लोकेशन समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गया। अब इससे हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ हमें समझ आएगा कि रूट चक्र किसी का वीक है, कब कब स्थितियों में समझ आएगा। एक तो उसके पास बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी उसकी अभी तक पूरी नहीं हुई, इट मीन्स अभी उसका रूट चक्र वीक है। और जब ये चक्र हमारा अनहेल्दी होता है, कमज़ोर होता है, तो आपको डर की स्थिति रहती है, हर टाइम मन डरा डरा रहेगा, बात बात पे रोना आएगा आपको, किसी इवेंट को लेके, कोई भी शादी ब्याह घर में आएगा, फंक्शन आएगा, आप डरे रहोगे, खुश नहीं होगे, मतलब उल्टा होगा आपका। आपको क्या होगा, एक इंसान को खुशी वाली स्थिति में खुश और दुखी वाली भी दुखी होना चाहिए ना, बट इंसान उल्टा चल रहा होता है। और दुख में वो खुश हो रहा होता है, अपने दुख में हो रहा है या नहीं हो रहा, बट दूसरे के दुख में हो रहा होता है वो। ये रूट चक्र वीक होने की निशानी है, मतलब उसके विचार उल्टे चल रहे हैं हर टाइम, क्योंकि एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है ना। जो एनर्जी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए थी वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना। इसलिए अब इसके इम्बैलेंस होने से गलत सपने आएंगे आपको, हर टाइम गलत विचार आते रहेंगे। आपका बेटा कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, बट आप उसके लिए अच्छे वाली बात नहीं सोच रहे होंगे, रिजल्ट नहीं, आप नेगेटिव सोच रहे होंगे। इसीलिए एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार वही व्यक्ति हो जाते हैं जिनका रूट चक्र वीक होता है। इसका जब हम मंत्र का जाप करते हैं लम, तो हमारा रूट चक्र बहुत सही रहने लग जाता है। खाली एक मंत्र से नहीं, बहुत चीज़ों का पे हमें काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, डिसीजेस कौन सी आती हैं, जब हमारी जननेंद्रियों अंगों की प्रॉब्लम आती है, हमारे यूट्रस की प्रॉब्लम आएगी, और हमारे और नीचे वाले सर्विक्स में एरिया में प्रॉब्लम आएगी, वेजाइनल एरिया में जब प्रॉब्लम्स आएंगी, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो समझो रूट चक्र थोड़ा अनहेल्दी है। डरना नहीं है कि अनहेल्दी है, अभी भी हम चेक करवाएं अगर हम किसी स्पिरिचुअल उससे, तो हम सबकी अनहेल्दी है इस टाइम पे, मेरा खुद का भी अनहेल्दी ही होगा। यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मूत्राशय का विकार हमेशा रहेगा आपको रूट चक्र वीक होने से। ये चीजें दी बॉयज के साथ भी ऐसे ही सिस्टम होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है। उनके स्पर्म काउंट नहीं होंगे, बनेंगे नहीं, शुक्राणु नहीं बनेंगे, उनके अंदर पावर्स नहीं होगी, मैन पावर। जो बॉयज़ के साथ ये चीज़ें आएंगी। और बॉयज़ के वो वाले ऑर्गन जो जेनेटिक्स से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम आ जाएगी, यूरिन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको, बवासीर की प्रॉब्लम रहेगी। और एनर्जी तो डिसबैलेंस होएगी ही। ये ज़्यादा बॉयज़ की तरफ से ही है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान अर्जित वही लोग नहीं कर पाते ना। लेडीज़ के ऊपर तो ये बर्डन ही नहीं डाला हुआ प्रकृति ने जेंट्स के ऊपर ये बर्डन डाला हुआ है ना, मैन के ऊपर, कि भी आपको घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अगर एक इंसान सब कुछ होते सोते, क्वालिफाइड होते हुए,
नौकरी भी अच्छी है, बट वो जिम्मेदारी नहीं मान रहा घर की, वो अपने दारू दूरू इन चीज़ों में उड़ाए जा रहा है, इसका मतलब उसका भी रूट चक्रा वीक है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा अपने बारे में, अपना बेस ही नहीं बना पा रहा। इट मीन्स उसका भी रूट चक्रा वीक है। हर एक बच्चों में भी होती है ये प्रॉब्लम, बट ज़्यादातर बच्चों में ये हम ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनके वो सारा कुछ बैलेंस में होता है, एनर्जी उनकी, चक्र तो इतने बने ही नहीं होते उन बेचारों के, तो अभी नसें नाड़ियाँ डेवलप हो रही होती हैं। तो ये जो हम ज़्यादातर जो मानते हैं, हम 16 साल से ऊपर वाला या 14, आजकल तो एडोलेसेंस एज 14 में मतलब से क्रॉस कर जाता है बच्चा, तो यंग उसमें ही आ जाता है, एडल्ट में आने लग जाता है, क्योंकि वो वाले हार्मोन्स भी उसके वैसे वाले बनने शुरू हो जाते हैं ना, आजकल के बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। गर्ल्स में तो अब पीरियड्स भी बहुत जल्दी, 10 साल के बच्चों को भी पीरियड्स स्टार्ट हो रखे हैं, 9 साल के बच्चों को। इसीलिए हो जाते हैं कि हम मानते हैं कि उनके कहीं ना कहीं सारा कुछ मैच्योरिटी भी चल रहा है उनका, सब कुछ ही मैच्योर हो रहे हैं बच्चे आजकल जल्दी ही। 13 साल के 12 साल के बच्चों ने फ्रेंड्स बना रखे हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब इतना चेंज आ रखा है। हमें तो, मैं कहती हूँ, मैं 18 साल की हो गई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी शादी होगी है, मेरे साथ आगे लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे ही होता है सब, हमें भी नहीं पता था ये चीज हाँ, कुछ भी नहीं पता था। और अब तो 13-14 साल के बच्चों को सब पता है, A to Z की क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उन्हें बताने की समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तो खुद ही नहीं पता था, अक्ल ही नहीं थी, अक्ल नाम की चीज ही नहीं थी कुछ। हमें खुद नहीं दी थी, घर से स्कूल, स्कूल से घर, जॉब भी कर रही थी मैं, ये नहीं कि जॉब नहीं कर रही थी, जॉब भी स्टार्ट कर दी थी 10th के बाद, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं पता था कि लाइफ में क्या है क्या नहीं है। बस है कि जॉब पे जा रहे हैं और जॉब से घर आ रहे हैं, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं, नथिंग। भोला टाइम था, बहुत भोला था, हम लोगों ने कभी ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश ही नहीं की थी ना। कोई अच्छी बात टेंशन है। नहीं, कुछ नहीं था सब। मुझे तो ऐसी धमकी मिलती थी जब हम पढ़ने में आनाकानी करते थे। वैसे तो हम बहुत सिंसियर बच्चे थे तीनों भाई बहन, लेकिन जैसे हाँ थोड़े कम नंबर आ गए तो फिर मम्मी भी बोलती थी कि, इतना गंदा डायलॉग था ना वो अगर तू फेल हो गई ना तो मैंने ताई जी के साथ तेरे को गोबर निकालने के लिए भेज देना है, क्योंकि गोबर गैस थी ना हमारे यहाँ गाँव में। तो उसमें ताई जी क्या करती थी, जो गायों का वो नहीं होता गौशाला, उसमें से सारा गोबर इकट्ठा करके ना वो वहां पे वो प्लांट रहता है ना, उसमें डालती थी ताकि गैस बनती रहे। तो ना वो इतना भय था ना उस चीज का कि गोबर, हमारे हाथों में गोबर, ही भगवान पढ़ लो मौत आ जाए पर गोबर ना उठाना पड़े पढ़ लो। तो बात ये सही पता है। था कि हाँ, कि अगर जिस जिस दिन फेल हुए उस दिन गांव चले जाएंगे, फिर गांव जाएंगे, फिर वहां जो हल लगाने वाले लोग होते हैं उनके साथ हमारी शादी कर दी जाएगी। तो ये नहीं पता था कि शादी के बाद क्या करते हैं, लेकिन ये पता था कि शादी हो जाएगी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे जल्दी, तो फटाफट फटाफट फिर हम गरीब रह जाएंगे, हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। देखो तो ये हमारे को वो दिया था अब डर। ना, अब कभी एनालाइज कर